Welcome to lecture number 4. In lecture number 3, we discussed about block diagram of computer. लेक्चर 3 में हम लोगों ने कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में समझा था। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट कंप्यूटर मेमोरी और कंप्यूटर स्टोरेज। So the topics which we will learn in this video: introduction to computer memory, memory representation, memory hierarchy, CPU registers and cache memory। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के बारे में, मेमोरी हियरार्की के बारे में, सीपीयू रजिस्टर्स और कैश मेमोरी के बारे में। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 में हम लोग बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में डिटेल में, और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग डिटेल में समझेंगे अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4। द एजेंडा ऑफ दिस लेक्चर इज इंट्रोडक्शन टू मेमोरी, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, मेमोरी हियरार्की, सीपीयू रजिस्टर्स एंड कैश मेमोरी। एंड जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम लोग लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6 में बात करेंगे। सो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर मेमोरी। The computer's memory stores data and instructions required during the processing of data and output results. कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है जो कि प्रोसेस हो रहे होते हैं, और उसके बाद जो भी आउटपुट रिजल्ट आता है, सीपीयू जो भी रिजल्ट जनरेट करता है प्रोसेसिंग के बाद में, उसको भी स्टोर करती है। स्टोरेज में बी रिक्वायर्ड फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, इंस्टेंटली और फॉर स्टोरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर यूज। मेमोरी या स्टोरेज की जरूरत हमें थोड़े टाइम के लिए भी हो सकती है, इंस्टेंटली अभी कुछ काम चल रहा है तो उस काम के लिए जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर करने के लिए भी क्या चाहिए, हम लोग को मेमोरी चाहिए। या आपको ऐसा कोई डेटा है जो कि आप लोगों को फ्यूचर में भी यूज करना है परमानेंटली, अगर आपको स्टोर करना है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, तो उसके लिए भी हम लोगों को क्या चाहिए, स्टोरेज या मेमोरी चाहिए। ओके, CPU registers, cache memory and RAM are fast memories and stores the data and instructions temporarily during the processing of data and instructions. CPU registers, cache memory और RAM ये होती है बहुत फास्ट मेमोरी, और ये टेम्पररी डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है जब वो डेटा और इंस्ट्रक्शन आपके एग्जीक्यूट या प्रोसेस हो रहे होते हैं, उतनी देर के लिए क्या करती है, उस डेटा और इंस्ट्रक्शन को ये तीनों मेमोरी स्टोर करती है। The secondary memory like magnetic disk and optical disk have large storage capacities and stores the data and instructions permanently but are slow memory devices. जो सेकेंडरी मेमोरी होती है जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क, जैसे हार्ड डिस्क हो गए आपके, और ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी या डीवीडी वगैरह हो गए, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये इंस्ट्रक्शन और डेटा को परमानेंटली क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है, बट इनकी जो स्पीड है वो बहुत स्लो होती है। The memories are organized in the computer in a manner to achieve high levels of performance at minimum cost. तो कंप्यूटर के अंदर मेमोरीज को इस तरह से रखा जाता है कि परफॉर्मेंस भी आपको सबसे अच्छी मिले, और उस परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में जो कॉस्ट आती है, जो लागत आती है, वो क्या आए, कम से कम आए। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका कंप्यूटर है वो बाइनरी डिजिट्स को ही समझता है, मतलब बाइनरी को ही समझता है। ओके, और जब आप लोग आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे नंबर सिस्टम वगैरह, तब भी आपके लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए एक इंट्रोडक्टरी, एक बेस तैयार हो जाएगा उन चीज़ों को समझने के लिए। बाइनरी डिजिट और बिट इज द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी। जो बिट होती है वो होती है कंप्यूटर के टर्म्स के अंदर मेमोरी की बेसिक यूनिट। ए बिट इज ए सिंगल बाइनरी डिजिट 0 और 1, और बिट जो है वो एक सिंगल डिजिट होती है जिसकी वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। और एक चीज जो कि आप लोगों को समझनी है यहाँ पर, कि एक बिट को स्टोर करने के लिए हम लोग एक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फ्लिप फ्लॉप। ए फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स ए सिंगल बाइनरी डिजिट मींस बिट। ओके, और ये वोल्टेज लेवल पर काम करती है, हाई
voltage मतलब 1 और low voltage means 0. Okay. A bit is the smallest unit of representation of data in computer. अगर कंप्यूटर में आप कोई डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या कहलाती है? बिट. However, the data is handled by the computer as a combination of bits. लेकिन कंप्यूटर सिंगल बिट को प्रोसेस नहीं करता है, वो बिट्स के कॉम्बिनेशन को क्या कर सकता है? हैंडल करता है. A group of 8 bits form a byte. 8 bits इक्वल टू कहलाता है आपका बाइट. तो 8 बिट हो गई आपकी. तो 8 बिट का मतलब, और एक बिट में क्या दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? 0 या 1. तो इस तरह से 8 बिट के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं वो बनते हैं 2 पावर 8, मतलब 256. So 2 power 8 means 256 different values can be represented using 1 byte. तो अगर आपके पास में 256 अलग अलग वैल्यू है, जैसे नंबर हो गए मेरे पास 0 से लेके 255 तक, ओके, तो उनको अगर आप लोगों को कंप्यूटर में स्टोर करना है या रिप्रेजेंट करना है तो आपके लिए 1 बाइट सफिशियंट है. 1 byte is the smallest unit of data that is handled by the computer. तो आपका जो सीपीयू है, जो कंप्यूटर है, वो कम से कम, अगर उसको कोई डेटा चाहिए तो कम से कम 1 बाइट का डेटा तो उसको चाहिए ही चाहिए हैंडल करने के लिए. इससे छोटा डेटा वो हैंडल नहीं कर सकता. Most computers use group of bytes, usually 2, 4 or 8, known as word, to represent the information. मगर अभी जो कंप्यूटर्स वगैरह है वो इतने फास्ट है कि वो एक बार में 1 बाइट को नहीं, ग्रुप्स ऑफ बाइट को, मतलब 2 बाइट, 4 बाइट या 8 बाइट के ग्रुप्स को क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं. और ये जो ग्रुपिंग होती है, जो बाइट का ग्रुप होता है, उसे हम बोलते हैं वर्ड. मतलब आपका जो सीपीयू है वो एक बार में एक पूरे वर्ड को क्या करता है? प्रोसेस करता है. अब वो वर्ड 2 बाइट का भी हो सकता है, 4 बाइट का भी हो सकता है, या 8 बाइट का भी हो सकता है. और उस हिसाब से डिपेंड करती है कि आपका जो सीपीयू है वो कितना पावरफुल है और कितना फास्ट है. Computer memories are often rated in terms of their capacity to store information. जितनी भी कंप्यूटर मेमोरी होती है, अलग अलग रजिस्टर्स हो गए, चाहे केस हो गई, प्राइमरी मेमोरी हो गई, सेकेंडरी मेमोरी हो गई, उनकी रेटिंग की जाती है इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेसिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन. ओके, तो अगर हम लोग मेमोरी की अलग अलग यूनिट की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट. तो बिट मीन्स सिंगल बाइनरी डिजिट 0 या 1. उसके बाद 4 बिट के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं निबल. ये कुछ माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, जैसे आपका 8085, 8086, उनके अंदर आपका 4 बिट को वो माइक्रो प्रोसेसर एक साथ में प्रोसेस कर सकता है. तो 4 बिट मीन्स निबल. ओके, उसके बाद 1 बाइट इक्वल टू 2 निबल्स मीन्स 8 बिट्स. तो कंप्यूटर है आपका, उसके लिए कम से कम 1 बाइट का डेटा तो वो मिनिमम चाहिए प्रोसेस करने के लिए, और 1 बाइट में होती है 8 बिट्स. उसके बाद आता है आपका केबी, किलो बाइट. तो किलो बाइट मीन्स 2 पावर 10 बाइट्स. ओके, मतलब 1024 बाइट्स, ये आपका होता है 1 केबी. उसके बाद आता है एमबी. तो 1 एमबी का मतलब 2 पावर 20 बाइट्स. ओके, तो 2 पावर 20 का मतलब हुआ 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 10, और 2 पावर 10 का मतलब हो गया केबी, और जो पहले वाली 2 पावर 10 उसका मतलब हो गया 1024. इसका मतलब 1 एमबी इक्वल टू 1024 केबी. इसका मतलब हो गया 1048576 बाइट्स. ओके, उसके बाद आता है जीबी. तो जीबी का मतलब होता है 2 पावर 30 बाइट्स. ओके, मतलब 2 पावर 20 और 2 पावर 10. तो 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 20, तो 2 पावर 10 मतलब हो गया 1024, और 2 पावर 20 मतलब हो गया एमबी. तो 1 जीबी का मतलब हो गया 1024 एमबी. और इसमें बाइट्स कितनी होती है? इसमें बाइट्स होती है 1073741824 बाइट्स. ओके, और उसके बाद आता है आपका टीबी. टीबी का मतलब 2 पावर 40 बाइट्स. 1 टीबी का मतलब होता है 2 की पावर 40 बाइट. मतलब ये हो गया आपका 1024 जीबी, मतलब 10995116277776 बाइट्स. ये आपकी होती है 1 टीबी. ओके, इसके अलावा भी और होती है, बट अभी जो सेकेंडरी स्टोरेज जो आपकी हार्ड डिस्क या एसएसडी वगैरह आती है, उनकी जो कैपेसिटी होती है वो टीबीज के अंदर होती है. देन
मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। मेमोरी इज लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड एज ए लीनियर एरे ऑफ लोकेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि जब आप लोग आगे के क्लासेस में या सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे तो एक सब्जेक्ट आएगा आप लोगों के लिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर या ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें आप लोग इन चीज़ों को डिटेल में समझेंगे, बट अभी के लिए आप लोग ये समझ लीजिए कि जो मेमोरी है वो कंटिन्यूसली आपकी ऑर्गेनाइज होती है लीनियर अरे ऑफ लोकेशंस। ओके, कंटिन्यूस मतलब वो मेमोरी हम लोग मान सकते हैं कि मेमोरी का मतलब है कंटिन्यूस अरे ऑफ सेल्स है। ओके, फॉर ए प्रोसेसर द रेंज ऑफ मेमोरी एड्रेस इज 0 टू द मैक्सिमम साइज ऑफ मेमोरी -1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। किसी भी प्रोसेसर के लिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि सब उसकी जो भी मैक्सिमम मेमोरी की साइज है, जितनी वो उसकी कैपेसिटी है इंफॉर्मेशन स्टोर करने की। अब अगर आपको एक एक मेमोरी लोकेशन को एड्रेसिंग देनी है तो वो एड्रेस आपका शुरू होता है 0 से। उस प्रोसेसर की जो मैक्सिमम मेमोरी साइज है, साइज ऑफ मेमोरी, उससे एक कम होता है, क्योंकि शुरू किससे हो रहा है, वो 0 से। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग डायग्राम शोज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 16 MB। क्या बता रहा है ये 16 MB? तो 16 MB का मतलब हो गया 16 इंटू 2 पावर 20 बाइट्स। 16 MB का मतलब कितना हुआ, 16 तो रहेगी, और MB का मतलब कितना है, 2 पावर 20 बाइट्स। सो इफ यू सोल्व दिस, अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 167,77216 बाइट्स। ओके, तो अगर आपकी एक मेमोरी है जो कि 16 MB की है, ओके, और आपका जो प्रोसेसर है वो है आपका 32 बिट प्रोसेसर है, मतलब जो एक आपकी मेमोरी है, जो आपका प्रोसेसर है, वो एक बार में 32 बिट्स मतलब 4 बाइट को एक साथ में प्रोसेस कर सकता है, और आपके पास टोटल जो मेमोरी है वो है 16 MB की। तो उस केस में मेमोरी को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? सो एक बार में 4 बाइट, सो बाइट 0, बाइट 1, बाइट 2 एंड बाइट 3, और एक बाइट का मतलब होता है 8 बिट। तो ये आपकी इनिशियल 8 बिट, बिट 1, बिट 2, बिट 3, इस तरह से, फिर 8, फिर 9, 10, 11, 12, इस तरह चलती हुई टोटल लास्ट में है आपकी फर्स्ट रो के अंदर टोटल 32 बिट्स। ओके, और एड्रेस आपका शुरू होता है किससे, 0 से। ओके, 0 से। तो ये जो आपकी फर्स्ट बाइट है, जो बाइट 0 बोल रहे हैं, इसका एड्रेस हो गया 0। देन नेक्स्ट का एड्रेस हो गया 1, देन नेक्स्ट का एड्रेस हो गया 2, देन इसका एड्रेस हो गया 3। ओके, फिर नेक्स्ट का एड्रेस हो जाएगा 4, उसके बाद 5, 6, 7, देन 8, 9, 10, 11, देन 12, इस तरह से चलता जाएगा। तो आखिर जो आपका रो होगी उसमें कौन कौन सी बाइट होगी? तो हमें ये पता है कि जो मैक्सिमम एड्रेस जाता है वो जाता है टोटल जो साइज है उससे कम तक। तो टोटल साइज है 167772216। तो ये जो लास्ट आपका जो बाइट है उसका हो जाएगा 167772215, ये इसका हो जाएगा एड्रेस। ओके, इससे पहले हो जाएगा 1413, और ये जो आपकी रो है इसमें फर्स्ट जो आपका सेल है, जो फर्स्ट जो आपकी बाइट है, उसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 167777212, और आखिरी हो जाएगा 167712115। ओके, तो शुरू होता है 0 से और खत्म होता है मैक्सिमम जो साइज है मेमोरी की उससे एक कम तक। तो मैक्सिमम साइज ये है, तो उससे एक कम तक आपके मेमोरी एड्रेस जाएंगे। ओके, देन moving on to the next topic, memory hierarchy. Okay, the memory is characterized on the basis of two key factors, capacity and access time. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेमोरी की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक कैपेसिटी और दूसरा एक्सेस टाइम। कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ए मेमोरी कैन स्टोर। कितनी इंफॉर्मेशन वो मेमोरी स्टोर कर सकती है वो डिसाइड करती है उसकी कैपेसिटी। एंड एक्सेस टाइम इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द रीड राइट रिक्वेस्ट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। और एक्सेस टाइम का मतलब क्या होता है कि कोई आपकी मेमोरी है, ओके, और सीपीयू ने रिक्वेस्ट की उस मेमोरी से किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए। सीपीयू ने बोला कि मेरे को ये डेटा आप लाके दो। अब वो मेमोरी के अंदर वो डेटा कहाँ पर है वो एड्रेस बता दिया, तो उस एड्रेस से डेटा उठाना, उसके बाद वो डेटा वापस सीपीयू को भेजना।
ओके। इस टाइम इंटरवल को बोला जाता है एक्सेस टाइम। मतलब सीपीयू ने बोला कि मेरे को इस लोकेशन से आप डेटा दीजिए, तो उस लोकेशन तक पहुंचना, वहां से डेटा को उठाना और वो डेटा सीपीयू को प्रोवाइड कराना, ये जितना भी समय लग रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस टाइम। ओके। द लेसर द एक्सेस टाइम द फास्टर इज द स्पीड ऑफ मेमोरी। एक्सेस टाइम जितना कम होगा मेमोरी का, वो मेमोरी उतनी ज्यादा की होगी, फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि जब बहुत जल्दी से डेटा अगर सीपीयू को मिल जाएगा तो सीपीयू जल्दी से उस डेटा को प्रोसेस करके वापस रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। तो सीपीयू को वेट तय करना पड़ेगा कि उसको पास डेटा आए, उतनी देर तक वो खाली बैठा हुआ है। ओके। तो तब तक अगर बहुत जल्दी उसको डेटा मिल गया तो वो जल्दी से क्या कर देगा, प्रोसेस कर देगा। अगर डेटा उसको लेट मिलता है तो जितना उसको लेट डेटा मिलेगा उतनी देर उसको आइडल रहना पड़ेगा, बैठे रहना पड़ेगा खाली। और उसके बाद जब डेटा मिलेगा तो उसको प्रोसेस करेगा और फिर वापस क्या करेगा, आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ओके। तो अगर एक्सेस टाइम ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, और एक्सेस टाइम अगर कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी। Ideally, we want the memory with fastest speed and largest capacity. Okay. आइडियली तो हम क्या चाहते हैं कि मेमोरी की जो स्पीड है वो भी फास्ट हो और उसकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा हो, ताकि बहुत ज्यादा डेटा बहुत जल्दी सीपीयू क्या कर सके, प्रोसेस कर सके। ओके। लेकिन यहाँ पर एक चीज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, वो होती है आपकी कॉस्ट। अगर बहुत ज्यादा फास्ट मेमोरी होगी तो फिर उनकी कॉस्ट भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ओके। The computer uses a hierarchy of memory that is organized in a manner to enable the fastest speed and largest capacity of memory. Okay. तो कंप्यूटर के अंदर एक ही मेमोरी नहीं होती है। कंप्यूटर यूज ए हिरार्की ऑफ मेमोरी। अलग अलग लेवल पे कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, मेमोरी को रखा जाता है। ओके। इस तरह से रखा जाता है कि आपको सबसे ज्यादा स्पीड भी मिल सके और अच्छी आपको मेमोरी की कैपेसिटी भी मिल सके। द मेमोरी हिरार्की इन ए कंप्यूटर इज शोन बिलो। ओके। तो हम लोग बात करते हैं मेमोरी हिरार्की की, तो किस तरह से होती है। सबसे फर्स्ट लेवल पे आते हैं सीपीयू रजिस्टर्स। ओके। तो ये जो मेमोरी हिरार्की बताई हुई है, ये बताई हुई है कि कौन सी मेमोरी सीपीयू के सबसे ज्यादा पास में है और कौन सी मेमोरी सीपीयू से सबसे ज्यादा दूर होती है। तो सीपीयू के सबसे पास जो मेमोरी होती है वो कहलाते हैं सीपीयू रजिस्टर्स। ओके। उसके बाद आती है कैश मेमोरी। उसके बाद आती है प्राइमरी और मेन मेमोरी। और उसके बाद आती है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर भी मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल डिस्क होती है और उसके बाद में मैग्नेटिक टेप भी होती है। ओके। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो तीन पैरामीटर है हमारे पास में, कॉस्ट, एक्सेस टाइम मतलब स्पीड, एंड स्टोरेज कैपेसिटी। ये तीन पैरामीटर है। हम लोग बात करते हैं रजिस्टर्स की, तो रजिस्टर की कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जितनी ज्यादा फास्ट मेमोरी होगी उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। एक्सेस स्पीड सबसे ज्यादा होती है और स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, लो होती है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होगी तो फिर आप लोगों को कॉस्ट भी बहुत ही ज्यादा आएगी। उसके बाद आती है कैश मेमोरी, सेकंड लेवल, कॉस्ट रजिस्टर से कम, एक्सेस स्पीड भी रजिस्टर से कम और स्टोरेज कैपेसिटी रजिस्टर से ज्यादा। ओके। फिर आती है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, कॉस्ट कैश मेमोरी से कम। ये मैं रिलेटिव बात कर रहा हूँ, मतलब 1 GB की प्राइमरी मेमोरी और 1 GB की केस की अगर बात करें तो 1 GB केस की कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होगी। बट कंपेटिवली अगर 1 GB प्राइमरी मेमोरी है तो उसकी कॉस्ट 1 GB केस मेमोरी के कंपेरिजन में बहुत कम होगी। ओके। देन एक्सेस स्पीड केस मेमोरी से कम, स्टोरेज कैपेसिटी केस मेमोरी से ज्यादा। ओके। उसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। तो इसमें पहले लेवल पर आती है मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क। कॉस्ट प्राइमरी मेमोरी से बहुत कम, एक्सेस स्पीड प्राइमरी मेमोरी से कम होती है, स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी से बहुत ज्यादा होती है। और उसके बाद आती है मैग्नेटिक टेप, कॉस्ट सबसे कम, एक्सेस स्पीड भी सबसे कम और कैपेसिटी बहुत ज्यादा। ओके। सो दिस इज द मेमोरी हिरार्की। ओके। तो सीपीयू रजिस्टर्स जो है आपके वो बहुत पास होते हैं सीपीयू के, और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है दैट इज फारदेस्ट, सबसे दूर होती है सीपीयू से। ओके। The internal memory and external memory are the two broad categories of memories used in the computer। तो कंप्यूटर में जो हम लोग मेमोरी काम लेते हैं उसकी दो बड़ी बड़ी कैटेगरी हम लोग बता सकते हैं कि पहली होती है इंटरनल मेमोरी और दूसरी होती है एक्सटर्नल मेमोरी।
इंटरनल मेमोरी में क्या क्या आता है? इंटरनल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स, केस मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी। तो सीपीयू रजिस्टर्स, केस मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी ये कहलाती है इंटरनल मेमोरी। ये कंप्यूटर की, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये कंप्यूटर की अपनी मेमोरी है, क्योंकि इनको जो आपका सीपीयू है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, इनसे डेटा को उठा सकता है या इनमें डेटा को वापस भेज सकता है डायरेक्टली। ओके, इस कारण बोलते हैं इनको हम लोग इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी इज यूज्ड बाय द सीपीयू टू परफॉर्म द कंप्यूटिंग टास्क। अगर सीपीयू को कुछ भी टास्क परफॉर्म करना है, कोई भी कैलकुलेशन वर्क करनी है, डेटा लेना है, इंस्ट्रक्शंस उठाने हैं, उनको एग्जीक्यूट करना है, वापस रिजल्ट भेजना है, तो वो इंटरनल मेमोरी को ही यूज करता है। सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को नहीं जानता, उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। एक्सटर्नल मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। ओके, सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड सॉफ्टवेयर। बहुत बड़ा अमाउंट का डेटा है, जीबीज या टीबीज में, या बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है, तो उनको आपको परमानेंटली अगर स्टोर करना है तो हम लोग क्या काम लेते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। ओके, इन जनरल रेफरिंग टू कंप्यूटर मेमोरी यूजुअली मीन्स इंटरनल मेमोरी। तो अगर मैं बोलता हूँ कि कंप्यूटर मेमोरी या सीपीयू इज एक्सेसिंग सम डेटा फ्रॉम द मेमोरी, तो उस केस में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल मेमोरी, क्योंकि आपका जो सीपीयू है दैट नोज द इंटरनल मेमोरी, इट नोज सीपीयू रजिस्टर्स, केस मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि इनसे वो डेटा को डायरेक्टली ले सकता है या उनमें डेटा को डायरेक्टली भेज सकता है। बट सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को नहीं जानता है। नहीं जानता इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हार्ड डिस्क वगैरह लगी हुई है, बट वो डायरेक्टली उनके सामने कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। ओके, द इंटरेक्शन बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी इज शोन इन दिस डायग्राम। तो ये है आपका सीपीयू। अब यहाँ पर देखा जाए तो रजिस्टर्स और कुछ के जो केस मेमोरी है वो तो सीपीयू के अंदर ही बनी हुई होती है। ओके, और उसके बाद जो रैम चिप होती है वो आपकी मदरबोर्ड पर एक रैम स्लॉट में लगी होती है, और यहाँ से अगर सीपीयू को डेटा एक्सेस करना है तो उसके लिए इसको मेमोरी बस काम में लेनी होती है। बस, ओके, बस मतलब वायर्स ही होते हैं जिनके थ्रू डेटा सीपीयू ले सकता है और वापस डेटा को भेज भी सकता है। ओके, और उसके बाद अगर देखा जाए तो आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है उनसे अगर सीपीयू को कम्युनिकेट करना है तो वो डायरेक्टली तो कम्युनिकेट करता नहीं है। ओके, तो इनसे डेटा आपका रैम में जाता है और फिर रैम से वो डेटा जाता है सीपीयू के पास में। ओके, तो जो आपकी सेकेंड स्टोरेज डिवाइस होती है, अगर वहां से डेटा उठाना है तो वो डेटा पहले रैम में जाएगा और फिर रैम से किसके पास जाएगा? वो डेटा सीपीयू के पास जाएगा। ओके, to get the fastest speed of memory with largest capacity and least cost, the fast memory is located close to the processor. ओके, जो फास्ट मेमोरी होती है, हम लोगों ने डायग्राम में देखा था मेमोरी हिरार्की के, कि सबसे फास्ट मेमोरी होती है सीपीयू रजिस्टर्स, और वो किसके पास रखी जाती है? प्रोसेसर के बहुत पास में। ओके, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो आपके सीपीयू रजिस्टर्स है वो सीपीयू के अंदर ही लोकेटेड होते हैं। ओके, द सेकेंडरी मेमोरी इज प्लेस्ड फारदेस्ट फ्रॉम द प्रोसेसर। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो प्रोसेसर से सबसे ज्यादा दूर होती है। With respect to CPU, the memory is organized as follows. Okay, registers are placed inside the CPU. Okay, कैपेसिटी बहुत स्मॉल होती है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और इनकी जो स्पीड होती है बहुत फास्ट स्पीड होती है। लगभग 1 से 2 नैनो सेकंड के अंदर इनसे डेटा एक्सेस हो जाता है या इनमें डेटा वापस आ जाता है। ओके, उसके बाद है आपकी केस मेमोरी, जो कि हिरार्की के अंदर नेक्स्ट प्लेस पे आती है, मतलब सीपीयू रजिस्टर उसके आगे जो मेमोरी रखी जाती है वो आपकी होती है केस मेमोरी। ओके, तो केस मेमोरी सीपीयू के अंदर, मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड द सीपीयू, सीपीयू के अंदर भी केस मेमोरी होती है और बाहर से मदरबोर्ड पे एक अलग चिप के ऊपर भी केस मेमोरी को प्लेस किया जा सकता है। ओके, और इसकी जो स्पीड होती है वो 2 से लेके 10 नैनो सेकंड तक होती है। ओके, तो ये भी बहुत फास्ट है। प्राइमरी मेमोरी इज प्लेस्ड नेक्स्ट इन द हिरार्की। उसके बाद केस मेमोरी के बाद जो मेमोरी है वो प्राइमरी मेमोरी, उसको रखा जाता है। ओके, इसकी जो स्पीड होती है वो लगभग 60 नैनो सेकेंड होती है, जो कि देखा जाए तो रजिस्टर और केस मेमोरी के कंपेरिजन में तो बहुत ज्यादा है।
ओके, मतलब बहुत कम है। एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा है, मतलब इसकी जो देखा जाए तो स्पीड क्या है, कम है। ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एक्सेस टाइम की, एक्सेस टाइम जितना ज़्यादा होगा उसकी स्पीड जो होगी वो उतनी ही कम होगी। ओके, तो एक्सेस टाइम जितना कम होगा स्पीड ज़्यादा होगी। एक्सेस टाइम जितना कम होगा स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, सेकेंडरी मेमोरी इज द फारदेस्ट फ्रॉम सीपीयू, और सेकेंडरी मेमोरी सबसे दूर रखी जाती है सीपीयू से। कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, कॉस्ट देखा जाए तो बहुत कम होती है कंपेरेटिवली, स्पीड भी बहुत स्लो होती है, 60 टू 500 मिली सेकेंड, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ से डेटा को एक्सेस करने में, इस कारण इनकी स्पीड बहुत लो होती है। देन कम्स CPU registers. Okay, registers are high speed storage areas within the CPU but have least storage capacity. स्पीड सबसे ज़्यादा होती है बट कैपेसिटी सबसे कम होती है। रजिस्टर्स आर नॉट रेफरेंस्ड बाय देयर एड्रेस। ओके, रजिस्टर्स को एक्सेस करने के लिए सीपीयू को उनके एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती है। वो सीपीयू उन रजिस्टर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है एंड डायरेक्टली इनके अंदर डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। रजिस्टर्स स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन, एड्रेस एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। ओके, किस डेटा को प्रोसेस करना है, कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, कहाँ से अगला इंस्ट्रक्शन उठाना है या उसका एड्रेस क्या होगा, और किसी कैलकुलेशन का कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट है, तो उन सबको स्टोर करने के लिए क्या काम लेते हैं, रजिस्टर्स। ओके, देयरफॉर दे आर ऑफन रेफर टू एज द सीपीयूज वर्किंग मेमोरी। इस कारण रजिस्टर को सीपीयू की वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। आफ्टर सीपीयू गेट्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कैश और रैम, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर मूव्ड टू द रजिस्टर्स फॉर प्रोसेसिंग। ओके, तो अगर आपका सीपीयू के पास डेटा आता है, कहाँ से आएगा डेटा, या तो कैश मेमोरी से आएगा या रैम से आएगा। ओके, अब ये जो डेटा आपके पास सीपीयू के पास आया है कैश से या रैम से, उस डेटा और इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर रखा जाएगा। किसमें रखा जाएगा, रजिस्टर्स के अंदर। और उसके बाद जो आपका सीपीयू है वो इन डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। और जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट है और या फाइनल रिजल्ट है वो भी किन में रखा जाएगा, इन द रजिस्टर। और उसके बाद उस रिजल्ट को वापस कैश या रैम के अंदर भेज दिया जाएगा। ओके, द नंबर ऑफ रजिस्टर्स एंड साइज ऑफ ईच रजिस्टर इन ए सीपीयू अफेक्ट द पावर एंड स्पीड ऑफ द सीपीयू। ओके, सीपीयू के अंदर कितने रजिस्टर है और हर रजिस्टर की साइज कितनी है, मतलब एक रजिस्टर कितनी बिट्स स्टोर कर सकता है, ये दो चीज अफेक्ट करती है सीपीयू की पावर को और सीपीयू की स्पीड को। ओके, तो जितने ज्यादा रजिस्टर्स होंगे और हर एक रजिस्टर की साइज जितनी ज्यादा होगी, उस सीपीयू की पावर भी उतनी ज्यादा होगी और इसकी स्पीड भी उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, द साइज ऑफ रजिस्टर्स ऑल्सो कॉल्ड वर्ड साइज। साइज ऑफ रजिस्टर मतलब एक रजिस्टर की साइज है उसे हम लोग वर्ड साइज भी कहते हैं। इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ डेटा विथ विच कंप्यूटर कैन वर्क एट एनी गिवन टाइम। अगर आपका कोई एक रजिस्टर है 8 बिट का, तो आपका जो सीपीयू एक बार में 8 बिट डेटा को प्रोसेस कर सकता है। ओके, बट अगर आपके सीपीयू रजिस्टर है 16 बिट के, तो आपका सीपीयू एक बार में 16 बिट डेटा को प्रोसेस कर सकता है। अगर रजिस्टर है 32 बिट के, तो सीपीयू एक बार में 32 बिट के डेटा को क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। ओके, तो जो रजिस्टर की साइज है जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ड साइज, ये बताता है कि कितना अमाउंट का डेटा एक टाइम पे, कितना डेटा आपका कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। ओके, द बिगर द साइज द मोर क्विकली इट कैन प्रोसेस द डेटा। मैंने आपको समझा दिया है कि अगर रजिस्टर की साइज जितनी बड़ी होगी, जितनी ज्यादा बिट्स अगर आपका रजिस्टर स्टोर कर सकता है, उतनी ही क्विकली क्या हो जाएगा, डेटा प्रोसेस हो जाएगा और उतना ज्यादा डेटा प्रोसेस हो जाएगा। ओके, और साइज ऑफ रजिस्टर हो सकती है 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या 64 बिट। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए 32 बिट सीपीयू, हम बोलते हैं कि ये सीपीयू 32 बिट का है या ये सीपीयू 64 बिट का है। इसका मतलब क्या हुआ,
32 बिट सीपीयू का मतलब ये होता है कि सीपीयू में जो रजिस्टर्स रखे होते हैं वो हर एक रजिस्टर 32 बिट का होता है, मतलब एक रजिस्टर एक बार में 32 बिट को स्टोर कर सकता है। ओके, और इस कारण वो जो आपका सीपीयू है वो एक बार में 32 बिट्स ऑफ डेटा को मैनिपुलेट या प्रोसेस कर सकता है। तो अगर आपका रजिस्टर जितना ज़्यादा बिट्स को स्टोर कर सकता है उतनी ही नंबर ऑफ बिट्स एक बार में सीपीयू प्रोसेस कर सकता है, मतलब ज़्यादा साइज मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा रजिस्टर के अंदर, तो एक ही बार में ज़्यादा अमाउंट का डेटा प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब टोटल जो डेटा है जो प्रोसेस करना है उसको प्रोसेस करने में टाइम कम लगेगा, इसका मतलब सीपीयू की स्पीड क्या है जाएगी, फास्ट हो जाएगी। Registers are used for different purposes with each register serving a specific purpose. रजिस्टर ऐसा नहीं है कि सारे सीपीयू रजिस्टर एक ही पर्पज के लिए होते हैं, सब रजिस्टर आपके अलग अलग पर्पज के लिए होते हैं और हर रजिस्टर एक अलग पर्पज को फुलफिल करता है। कुछ इंपॉर्टेंट रजिस्टर की हम लोग बात करें तो उसमें होता है एक्यूमुलेटर, जो भी प्रोसेसिंग का आउटपुट है उसको स्टोर करता है एक्यूमुलेटर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो भी इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रहा है उसको स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर, अगला इंस्ट्रक्शन कौन से एड्रेस से उठाना है आपका, वो जो नेक्स्ट एड्रेस है उसको स्टोर करता है प्रोग्राम काउंटर। ओके, उसके बाद मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी में कहाँ से डेटा उठाना है या मेमोरी में कहाँ पे डेटा भेजना है वो वैल्यू होती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर। ओके, उसके बाद मेमोरी बफर रजिस्टर MBR, कोई टेम्परेरी डेटा आपका मेमोरी में कहाँ से उठाना है या टेम्परेरी डेटा को मेमोरी वापस कहाँ पे रखना है उसके लिए काम आता है मेमोरी बफर रजिस्टर। और उसके बाद है आपका डेटा रजिस्टर, करेंटली जो भी डेटा आपका सीपीयू प्रोसेस कर रहा है वो डेटा किसमें होता है, इन द डेटा रजिस्टर। ओके, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट सीपीयू रजिस्टर्स, इनके अलावा भी और होते हैं बट दीज आर सम इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स। देन कम्स नेक्स्ट टॉपिक, केस मेमोरी। ओके, the time taken by CPU to access the data from RAM is large। हम लोगों ने पढ़ा था कि लगभग 60 नैनो सेकेंड लगते हैं रैम से डेटा को पढ़ने में सीपीयू को। ओके, दिस अफेक्ट द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ सीपीयू एंड रिजल्ट इन डिक्रीजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। तो ये सीपीयू की स्पीड को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ओके, और इस कारण सीपीयू की जो स्पीड है वो क्या, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि सीपीयू से रैम से सीपीयू तक जो डेटा आ रहा है उसको लग रहे लगभग 60 नैनो सेकेंड। अब जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक आपका सीपीयू कुछ काम नहीं कर रहा है, ये आइडल है। इसका मतलब कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगी, आपकी डिक्रीज हो गई। ओके, अब जब इसके पास डेटा आएगा उसके बाद प्रोसेस करेगा और फिर वापस डेटा को क्या करेगा, रैम में भेजेगा। ओके, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द कंसेप्ट ऑफ केस मेमोरी वाज इंट्रोड्यूस। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए केस मेमोरी का कंसेप्ट आया। ओके, केस मेमोरी इज वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड इन बिटवीन रैम एंड सीपीयू। तो सीपीयू और रैम के बीच के अंदर, सीपीयू और रैम के बीच केस मेमोरी को रखा जाता है। केस मेमोरी इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। क्यों? क्योंकि केस मेमोरी से डेटा को उठाना या केस मेमोरी डेटा को भेजने में जो टाइम लगता है, जो इसका एक्सेस टाइम है वो केवल होता है 2 से 10 नैनो सेकेंड का, और जबकि रैम का कितना है 60। तो अगर 2 नैनो सेकेंड अगर केस का एक्सेस टाइम है तो 30 गुना प्रोसेसिंग की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इन कंपेरिजन टू द स्पीड विच वी acquired when using only the RAM। ओके, तो अब सीपीयू के पास डेटा बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, तो सीपीयू क्या करेगा, जल्दी से डेटा को प्रोसेस कर लेगा, रिजल्ट प्रोड्यूस कर लेगा। उसके बाद अगला डेटा चाहिए वो भी बहुत जल्दी से मिल जाएगा, वापस डेटा को प्रोसेस कर लेगा जल्दी से और आपका रिजल्ट आपको दे देगा। तो इस कारण इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, केस मेमोरी इज ए स्टोरेज बफर temporarily stores the data that is used more often। that is used more often मतलब ऐसा डेटा जिसको
CPU फ्रिक्वेंटली बार बार एक्सेस करता है, उस डेटा को हम लोग किसमें रखते हैं, केस मेमोरी के अंदर, ताकि वो डेटा CPU को फटाफट से मिल जाए, जल्दी से मिल जाए, और CPU क्या कर ले, उस डेटा को फटाफट से प्रोसेस कर ले। ओके, एंड मेक्स देम अवेलेबल टू द CPU एट फास्ट रेट। तो हर किसी डेटा को केस मेमोरी में नहीं रखा जाता है, जो डेटा फ्रिक्वेंटली CPU के द्वारा यूज होता है उस डेटा को रखा जाता है केस के अंदर, ताकि CPU को डेटा जल्दी से अवेलेबल हो जाए और वो डेटा आपका CPU फटाफट से प्रोसेस कर ले, मतलब स्पीड आपकी CPU की इंक्रीज हो जाएगी। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग CPU फर्स्ट चेक्स केस फॉर रिक्वायर्ड डेटा। जब भी किसी डेटा इंस्टेंस को प्रोसेस करना है तो CPU सबसे पहले देखता है कि डेटा केस मेमोरी के अंदर अवेलेबल है क्या। ओके, इफ डेटा इज नॉट फाउंड इन केस देन इट लुक्स इन द रैम फॉर डेटा। अगर वहां पे नहीं मिलता है तो ये उस डेटा को कहाँ पे जाके ढूंढता है, रैम के अंदर। ओके, और रैम में डेटा मिल जाता है तो वो डेटा CPU ले भी लेता है, और उसके बाद में उस डेटा को केस मेमोरी के अंदर मूव भी कर दिया जाता है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो डेटा केस के अंदर ही अवेलेबल हो और CPU को जल्दी से वो डेटा मिल जाए। If the CPU finds the data in cache, then it is called hit। अगर केस मेमोरी में डेटा मिल गया तो इसको बोला जाता है हिट, और अगर केस मेमोरी में डेटा नहीं मिला तो इसको बोला जाता है मिस। तो इसी के बेसिस पे एक फॉर्मूला आता है हिट रेशियो का। हिट रेशियो का मतलब होता है नंबर ऑफ हिट्स प्लस नंबर ऑफ हिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ हिट्स प्लस नंबर ऑफ मिस। ओके, सिंपल सा है फॉर्मूला कि सपोज आपके CPU ने 100 टाइम्स डेटा मांगा, तो 100 में से 80 टाइम्स डेटा मिल गया केस के अंदर, और 20 बार डेटा केस के अंदर नहीं मिला। ओके, तो नंबर ऑफ हिट्स कितने हो गए, 80, और नंबर ऑफ मिस कितने हो गए, 20। तो हिट रेशियो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हिट कितने हैं, 80, और टोटल कितनी बार डेटा मांगा गया, तो टोटल नंबर ऑफ हिट प्लस मिस, तो 80 प्लस 20, तो ये आपका हो गया 80 अपॉन 100, मतलब 0.8। हिट रेशियो कितना हो गया, 0.8। इसका मतलब जितना ज्यादा हिट रेशियो होगा, जब भी डेटा मांगा जाए और जितनी ज्यादा बार डेटा केस के अंदर मिल जाएगा CPU को, उतनी ही CPU की स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ओके, केस मेमोरी इज बिल्ट इनटू द प्रोसेसर and may also be located next to it on a separate chip between the CPU and RAM। जो केस मेमोरी है वो CPU के अंदर इनबिल्ट भी हो सकती है, और उसके अलावा इसको CPU और RAM के बीच एक सेपरेट चिप के ऊपर भी हम लोग केस मेमोरी को प्लेस कर सकते हैं। ओके, केस बिल्ट इनटू द CPU इज फास्टर देन द सेपरेट केस। ओके, क्योंकि अगर कोई केस CPU के अंदर ही इनबिल्ट है तो जिस स्पीड पे CPU काम करता है उसी स्पीड पे वो केस मेमोरी भी क्या करेगी, काम करेगी। बट अलग से आप किसी चिप पर केस मेमोरी बनाकर रखते हैं तो वो CPU के अंदर जो इनबिल्ट केस है उसके कंपेरिजन में उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। ओके, और जो अलग से केस रखी जाती है उसकी जो स्पीड होती है वो रैम की स्पीड से लगभग डबल होती है, ट्वाइस। CPU हैज बिल्ट इन लेवल 1 एंड लेवल 2 केस। CPU के अंदर अगर बिल्ट इन केस की बात करें तो लेवल 1 एंड लेवल 2 दो केस होती है जो कि CPU के अंदर इनबिल्ट होती है, जो कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये दो जो केस है वो CPU के अंदर इनबिल्ट है। In addition to the built-in L1 and L2 cache, some CPUs have a separate cache chip on the motherboard। और इनके अलावा कुछ CPU के अंदर अलग से केस चिप होती है जो कि मदरबोर्ड पर रखी जाती है बिटवीन द CPU एंड द रैम। इसको बोलते हैं लेवल 3 केस, मतलब L3 केस। ओके, Nowadays high-end processors come with built-in L3 केस, बट अभी जो हाई एंड प्रोसेसर आ रहे हैं जैसे i7 i11 वगैरह, उनके अंदर L3 केज भी क्या होती है, CPU के अंदर ही इनबिल्ट होती है। ओके, द L1, L2 एंड L3 केज स्टोर्स मोस्ट रिसेंटली रन इंस्ट्रक्शंस, द नेक्स्ट वन एंड पॉसिबल वन रेस्पेक्टिवली। ओके, तो L1 केस के अंदर
कौन सा इंस्ट्रक्शन होंगे जो अभी रिसेंटली आपके एग्जीक्यूट हुए, वो इंस्ट्रक्शन किस में रखे जाते हैं, L1 केस में। ओके, नेक्स्ट कौन से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने हैं वो किस में रखे जाएंगे, L2 केस के अंदर। और अब और कौन से इंस्ट्रक्शन है जो कि पॉसिबली एग्जीक्यूट होने के लिए कतार में आ सकते हैं, वो रखे जाते हैं L3 केस के अंदर। ओके, टिपिकली CPU सेव केस साइज वेरिंग फ्रॉम 256 KB 6 MB टू 12 MB केस। ओके, मतलब केस मेमोरी की साइज होती है, अगर L1 केस की बात की जाए तो उसकी साइज होती है 256 KB। L2 केस की जो साइज होती है, जो कैपेसिटी होती है वो होती है 6 MB। और L3 केस की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 12 MB। ये मतलब मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। ओके, केस मेमोरी इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। सो इट इज स्मॉलर इन साइज, इस कारण इनकी साइज क्या होती है, स्मॉल होती है, कैपेसिटी कम होती है। जनरली कंप्यूटर सेव केस मेमोरी ऑफ साइजेस 256 KB टू 2 MB। जनरली कंप्यूटर, एक नॉर्मल कंप्यूटर की बात की जाए तो उनमें जो केस मेमोरी होती है उसकी साइज 256 KB से लेके 2 MB तक होती है। बट अगर बहुत ज़्यादा हाई एंड CPU है, बहुत अगर आपके बहुत पावरफुल अगर आपके CPU है, तो उनके अंदर केस मेमोरी आपकी 12 MB तक हो सकती है। So this was all for this lecture. I hope you have enjoyed this lecture. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट के अंदर कमेंट के अंदर बताइए। आई विल गिव द सॉल्यूशंस एंड क्लैरिफिकेशन फॉर योर डाउट्स। और उसके बाद लेक्चर नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में डिटेल में, और लेक्चर 6 में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, वो भी पूरी डिटेल में। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय।